जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग BSPSCL का जो सेट प्रैक्टिस है क्रिएट पब्लिकेशन बुक का, उसका सेट नंबर 2 देखेंगे। 2 पोस्ट के लिए ये बुक है दोस्तों। कौन कौन सा पोस्ट है? करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए। कौन कौन सा? करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए है। सेट नंबर 1 देख लिए दोस्तों। आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सेट नंबर 1 देख लीजिए। चलिए तो शुरू करेंगे सेट प्रैक्टिस नंबर 2। देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप नोटबुक पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा, आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन है अनेक एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसके डिस्कशन में बहुत अच्छा मतलब कि इंप्रूवमेंट होगा आपको डिस्कशन से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो इसका एग्जाम कंडक्ट जो है दोस्तों TCS द्वारा करवाया जाएगा। किसके द्वारा? TCS द्वारा करवाया जाएगा। और TCS का 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम करवाना है दोस्तों। कौन कौन सा? एक CGL SSC CGL और एक SSC MTS। जो CGL का जो डेट है दोस्तों 9 सितंबर से 26 सितंबर तक है, और MTS का जो डेट है वो 29 सितंबर से 14 नवंबर तक है। तो आपको 14 नवंबर तक तो TCS बिजी रहेगी, तो 15 नवंबर के बाद है दोस्तों, 15 नवंबर के बाद BSPSCL का एग्जाम होना मतलब कि होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 2। इसमें कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को दबाना जरूर कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? देखिए दोस्तों, जब धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था तो 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन? पहला तो धर्मनिरपेक्ष, क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। दूसरा शब्द था समानता। क्या सा? समानता का अधिकार। दूसरा था समानता। पहला कौन था? धर्मनिरपेक्ष था। दूसरा था पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी। समानता नहीं, समाजवादी। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा शब्द जो था दोस्तों, वो अखंडता था। क्या था? अखंड था। ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। कब? 1976 में। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ऑप्शन इसका 2 सही है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन इसका 2 सही है। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 3 कथन आपको मिलेगा सही, एक कथन जो होगा से गलत होगा। चलिए कथन 1 पढ़िए। कह रहा है इस आंदोलन के आरंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुआ था। सही बात है। दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया था। तो जो इस आंदोलन में सम्मिलित थे वो क्या किए थे? सरकारी कानून यानी कि ब्रिटिश कानून का क्या किए थे? बहिष्कार किए थे। चलिए अगला कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था दोस्तों अंग्रेजों का नाक में दम कर दिया था, तो इसलिए क्या कर दिया कि ये अवैध है, इसलिए घोषित कर दिया गया। फिर कह रहा है कि 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ नहीं। क्या हुआ था? तो आपको पता है 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, यानी कि ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सही है। कौन सा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन कहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भवन का डिजाइन FW डिवाइन्स द्वारा किया गया था? कौन सा? FW स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया था। कौन सा भवन है? इसका जो डिजाइन है SW स्टीवंस द्वारा किया गया था। तो ये जो है दोस्तों, ये डिजाइनर जो है ये एक चीज का डिजाइन किया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, इसका डिजाइन तैयार किया था। कौन किया था? कहाँ किया था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र में इसको किया था। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जो 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया है? 16वीं शताब्दी कहने का मतलब दोस्तों, शताब्दी कहने का मतलब कि जो 1500 से 1600 के बीच में हुआ होगा। कब हुआ होगा? 1500 से 1600 के बीच में हुआ होगा, वो 16वीं शताब्दी होगा। 1500 से 1600 के क्या होगा? बीच में होगा। तो जो पानीपत का युद्ध है दोस्तों, पानीपत का युद्ध है वो लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1500
21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को, यानी कि ऑप्शन एक ही सही है। 16वीं शताब्दी में कौन हो गया? 1526 है, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो पुरस्कार है दोस्तों, वो कौन सा पुरस्कार है? वो पुरस्कार है व्यास सम्मान पुरस्कार। कौन सा? व्यास सम्मान पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार है? व्यास सम्मान पुरस्कार। इसको शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? तो 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था उसका शुरुआत के बिरला फाउंडेशन का। जो इसका जो 2020 में दिया गया था व्यास सम्मान पुरस्कार दोस्तों, वो दिया गया था शरद पगारे को। किसको दिया गया था? शरद पगारे को। किसको दिया गया था? शरद पगारे को दिया गया था। शरद पगारे को दिया गया था कब? 2020 में दिया गया था। शरद पगारे कौन है? तो देखिए शरद पगारे हैं, ये शरद पगारे हैं, व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। क्यों सम्मानित किए गए हैं दोस्तों? तो इनको जो हिंदी लेखक है, क्या है? प्रख्यात हिंदी लेखक प्रोफेसर थे, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। इसमें दोस्तों, इसमें क्या दिया जाता है? इसमें दोस्तों 4 लाख रुपया नगद दिया जाता है और एक पट्टिका दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 4 लाख रुपया नगद। कितना दिया जाता है? 4 लाख रुपया नगद दिया जाता है, नगद दिया जाता है, और एक मतलब कि पट्टिका दिया जाता है जो अवार्ड के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माधव गढ़वील पैनल, माधव गढ़वील पैनल डॉट 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 पर्यावरण से संबंधित है। कौन सा पर्यावरण से संबंधित है? माधव गढ़वील पैनल। तो ये पश्चिमी घाट से संबंधित है दोस्तों। किससे? पश्चिमी घाट से संबंधित है। ऑप्शन इसका एक सही है। किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से संबंधित है माधव गढ़वी पैनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि आपको पता होगा 3:2 है। क्या है? 3:2 है। इसका लंबाई रहेगा 3, तो इसका चौड़ाई रहेगा 2, यानी कि 3:2 है इसका दोस्तों। क्या है? 3:2 है। आप जो झंडा के तिरंगा देखते हैं, झंडा के जो फिगर देखते हैं दोस्तों, इसका जो लंबाई है, लंबाई है वो अगर जो आपको 3 मीटर रहेगा, 3 मीटर रहेगा, तो इसका चौड़ाई जो है दोस्तों, चौड़ाई जो है दोस्तों का 2 मीटर रहना अनिवार्य है। तो आपकी कौन कौन से दोस्तों देश प्रेम है, देश प्रेमी है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा झंडा के बारे में। और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका डिजाइन कौन किया था, बहुत सारे ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिजाइन कब किया था। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया था। कब अपनाया था? तो जो भारतीय संविधान है उसमें कब? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को जो इस डिजाइन है उसको क्या किया था? अपनाया था भारतीय संविधान। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लाइफ लाइफ ऑन पाई नामक उपन्यास के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई जो है उसका लेखक जो है दोस्तों, तो यान मार्टेल है। कौन है? यान मार्टेल। यान मार्टेल जो है वो कनाडाई लेखक है दोस्तों। कौन है? कनाडाई लेखक है, एक कनाडाई लेखक है यान मार्टेल। यान मार्टेल द्वारा लिखा गया लाइफ ऑफ पाई लिखा गया। ठीक है, इनको जो है दोस्तों लाइफ ऑफ पाई के नाम के कारण मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से? मैन बुकर पुरस्कार से, मैन बुकर पुरस्कार से इसको सम्मानित भी किया गया था इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में एंजल कर से संबंधित है। एंजल कर कहने का मतलब दोस्तों कि स्टार्टअप कर है दोस्तों। क्या है? स्टार्टअप कर है। एंजल कर क्या है? एंजल कर एक स्टार्टअप कर है, स्टार्टअप कर है। तो भारत में जो एंजल कर की शुरुआत हुई दोस्तों, यह स्टार्टअप कर 30% तक लगाया जाता है। कितना? 30% तक लगाया जाता है। इसका शुरुआत जो है दोस्तों 2019 में किया गया था। कब? 2019 में। कब किया गया था? 2019 में किया गया था इसका शुरुआत, 2019 में इसका स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बाकी सब युग्म जो है से सही है, कौन सा युग्म सही नहीं है? कह रहा है गोटीपुआ। कहाँ की? ओडिशा की। गोटीपुआ जो है दोस्तों सही में कहाँ की है? उड़ीसा की है गोटीपुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि कालबेलिया राजस्थान के है, गोमरी, गोमरी राजस्थान का नहीं है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है गोमरी। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है गोमिरा। फिर कह रहा है सत्रिया असम के है, ये भी बात सही है, सत्रिया कहाँ का है? असम की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए गोमरी कैसा होता है, गोमरी देखा, देखिए ऐसा होता है, ऐसा एक त्यौहार है गोमरी, ऐसा त्यौहार है ऐसा, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है दोस्तों, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का नृत्य है, वेस्ट बंगाल का ये नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के ओर जाते हैं, 11 के पास जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मुगलों के घरेलू जीवन के संदर्भ करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो घरेलू जीवन है उसको संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मुगल थे दोस्तों, तो उसके लिए हरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द, हरम, हरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। मुगलों के किस शब्द का प्रयोग किया था, तो हरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो हरम शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, एक अरबी भाषा है, अरबी शब्द। कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है हरम शब्द। हिंदी में भी आता है कि कौन सा अरबी, कौन सा हिंदी भाषा है, कौन सा देसी, कौन विदेशी। तो हरम शब्द जो है दोस्तों अरबी शब्द है। कौन सा है, अरबी शब्द। इसका अर्थ जो है दोस्तों पवित्र है। इसका हरम का अर्थ क्या है, पवित्र है। क्या है, पवित्र है, पवित्र है। इसलिए मतलब कि घरेलू जीव संदर्भित करने के लिए क्या करते थे, हरम शब्द का प्रयोग करते थे। उसका घर जो है बहुत हरम है, यानी कि बहुत पवित्र है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, कौन सा शहर है, कौन सा शहर है, कौन सा शहर है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। वो शहर का नाम कौन सा है, वो शहर का नाम है दोस्तों चंद्रगिरी। चंद्रगिरी शहर जो है वो विजयनगर साम्राज्य की क्या है, राजधानी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अरिवादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अरिवादा शब्द, अरिवादा शब्द जो है दोस्तों वो ओलिव रिडले कछुए से संबंधित है। किससे संबंधित है, ओलिव रिडले कछुए से संबंधित है अरिवादा शब्द। अरिवादा शब्द किससे संबंधित है, ओलिव रिडले कछुए से संबंधित है अरिवादा शब्द। जो अरिवाड़ा है दोस्तों, अरिवाड़ा कहेंगे किसको, तो अरिवाड़ा एक प्रकार की कछुआ का घोंसला है। क्या है, एक कछुआ का घोंसला है। क्या है, अरिवाड़ा क्या है दोस्तों, जो समुद्र में कछुए रहते हैं वो कहीं पे अंडा देने के लिए एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो एकत्रित होने वाले स्थान को उसको घोंसला कहा जाता है, उसी को कहते हैं अरिवाड़ा। अरिवाड़ा सिर्फ और सिर्फ जो ओलिव रिडले कछुए हैं उसके घोंसला का नाम को किसको क्या कहते हैं, अरिवाड़ा कहते हैं। अब कहेंगे सर ओलिव रिडले कछुआ का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये जो है दोस्तों समुद्र में सबसे छोटा कछुआ है। क्या है, साइज में सबसे छोटा कछुआ है। इसका जो लेंथ होता है दोस्तों वो 80 सेंटीमीटर होता है, मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन 50 केजी से कम होता है दोस्तों। क्या होता है, 50 केजी से कम होता है किसका, ओलिव रिडले कछुआ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि तापी नदी, कौन सा, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रवाहित नहीं होता है। यानी कि तीनों राज्य से प्रवाहित होगा दोस्तों, लेकिन ताप्ती नदी कौन सा राज्य से प्रवाहित नहीं होता है। अब देखिए ताप्ती नदी जो है दोस्तों कौन सा राज्य से प्रवाहित नहीं होगा, तो राजस्थान से प्रवाहित नहीं होगा। किससे होगा, राजस्थान से प्रवाहित नहीं होगा। किस किस से होगा, तो मध्य प्रदेश से होगा, महाराष्ट्र से होगा, गुजरात से होगा। ताप्ती नदी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र से होगा। इसका जब कुल दूरी जो है दोस्तों ताप्ती नदी वो 700 किलोमीटर तय करती है दोस्तों। कितना करती है, 700 किलोमीटर तय करती है। कुल दूरी कितना करती है, 700 किलोमीटर तय करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, हवा में जब सिंदूर को गर्म किया जाता है तो सिंदूर जो है किसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, सिंदूर किसके ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है दोस्तों। किसके ऑक्साइड में, तो मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मरकरी को हम लोग पारा ही बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पारा, पारा यानी कि Hg। क्या बोलते हैं, पारा हम लोग बोलते हैं Hg। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पारा को हम लोग थर्मामीटर में भी यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डॉट 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 से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। जब सदन का नेता का अर्थ क्या होगा, जब लोकसभा के सदस्य होगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य होगा तो सदन के नेता का अर्थ क्या होगा, लोकसभा के सदस्य होगा तो सदन के नेता का अर्थ क्या होगा, उसको कहते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं उसको, उसको कहेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका जो पद है उसको क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे। सदन के नेता का अर्थ क्या हो गया, प्रधानमंत्री। ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म जो है दोस्तों वो सही है, तो पहला दोस्तों कह रहा है कि ब्रज प्रहार। तो ब्रज प्रहार किसके बीच होता है, तो ब्रज प्रहार दो दोस्तों होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच होता है दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच, अमेरिका, अमेरिका के बीच होता है। अब आता है कोंकण, कोंकण भारत और किसके बीच होता है, कोंकण जो है दोस्तों सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है, कोंकण भारत और किसके बीच होता है,
तो ब्रिटेन के बीच होता है, किसके बीच होता है, ब्रिटेन के बीच होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है कोंकण। अगला कह रहा है गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है दोस्तों, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त अभ्यास डेजर्ट किसके बीच होता है, डेजर्ट ईगल होता है भारत और वियतनाम के बीच, किसके बीच होता है, भारत और वियतनाम के बीच नहीं होता है, किसके बीच होता है, भारत और यूएई के बीच होता है, किसके बीच होता है, भारत और यूएई के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन इसका 3 सही है दोस्तों, एक ही ऑप्शन सही है जो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, बाकी सारे जो है दोस्तों ब्रज प्रहार किसके बीच, भारत और अमेरिका, कोंकण किसके बीच होता है, भारत और ब्रिटेन, और डेजर्ट ईगल किसके बीच होता है, भारत और यूएई के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, 18 कह रहा है कि भारत की पन बिजली परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। फिर इसमें कह रहा है कि भारत के पन बिजली योजना के संदर्भ में, अब देखिए परियोजना दिया हुआ है, राज दिया हुआ है। कोटेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है, तो कोटेश्वर परियोजना स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला भी देख लेते हैं, ऑप्शन 2 में कह रहा है, ऑप्शन तो एक सही हो गया, ऑप्शन एक ही है इसका सही, ऑप्शन एक सही हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं भी, इदुक्की परियोजना कहाँ स्थित है, तो इदुक्की परियोजना आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इदुक्की परियोजना जो है आपको केरल में स्थित है, कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है इदुक्की परियोजना, कहाँ स्थित है, केरल में, केरल में स्थित है इदुक्की परियोजना। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कोसी, क्या कह रहा है, कोसी परियोजना कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है कोसी परियोजना। अगला देखिए, कह रहा है कि शिव समुद्रम बांध कहाँ स्थित है, तो शिव समुद्रम बांध या परियोजना जो है दोस्तों तो केरल में नहीं स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है शिव समुद्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सब संप्रदाय नहीं है, कौन सा कह रहा है कि एक सब संप्रदाय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सब संप्रदाय नहीं है, तो सब संप्रदाय जो है दोस्तों कौन नहीं है, इसका ऑप्शन एक सही है, पंचरात्र जो है दोस्तों वो सब संप्रदाय नहीं है। पंचरात्र हिंदू धर्म के एक धार्मिक आंदोलन है, क्या है दोस्तों, पंचरात्र जो है जो हिंदू धर्म की धार्मिक आंदोलन है दोस्तों, क्या है, धार्मिक आंदोलन है, क्या है, धार्मिक आंदोलन है। पंचरात्र क्या है, हिंदू धर्म की धार्मिक आंदोलन है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया के श्रृंखला में शीर्ष से संबंधित है, अभिक्रिया के श्रृंखला में क्या है, शीर्ष से, यानी कि सबसे ऊपर से संबंधित है, तो कौन सा धातु है, तो वो है दोस्तों लेड, क्या है, संबंधित नहीं है, लेड जो है शीर्ष से संबंधित नहीं है, कौन सा है दोस्तों, लेड, यानी कि पीबी, क्या है, पीबी जो है शीर्ष से संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन एक सही हो गया, ठीक है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, जो आवर्त सारणी है दोस्तों उसके तीसरे आवर्त में कितने होते हैं, 8 तत्व होते हैं, इसका ऑप्शन एक सही है। चलिए अगला देखिए, आप देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे संख्यात्मक अभिरुचि यानी कि मैथ को देखेंगे, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे अच्छा से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है हम लोग अच्छा से और डीपली से डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो लंबा होने की संभावना है, तो अब घबराइए नहीं, इसको देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, कोई भी एग्जाम में आप दीजिए बैठिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक 75 तथा 5 है, इसका अंतर जो है दोस्तों 10 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। आपको जो पता होगा दोस्तों, आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि संख्या है XY, उसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या तो हमको पता नहीं है दोस्तों, दो संख्या तो पता नहीं है, लेकिन इसका एचसीएफ और एलसीएम पता है, कितना, 75 × 5, 75 × 5 हो गया, इसका एलसीएम और एचसीएफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल पता है, दो संख्याओं का अंतर पता है दोस्तों, क्या है, अंतर ही पता है, कितना अंतर है, x - y का अंतर क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 10 है, इसका अंतर भी पता है आपको, 10 पता है। अब कह रहा है इस संख्या का योग क्या होगा, तो एक और फार्मूला देखिए दोस्तों, क्या होता है, x + y का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, x - y का स्क्वायर, क्या है, x - y का स्क्वायर प्लस 4xy, एक फार्मूला होता है दोस्तों। यहां से हम स्क्वायर को खत्म करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे मान पुट करना है, तो x + y तो ऐसे ही हो गया, इसका तो मान निकालना है, रूट चढ़ाइए,
फिर कह रहा है कि x माइनस वाई का मान कितना है 10 है, 10 के स्क्वायर करना है। फिर प्लस कीजिए 4 इंटू कितना है, 4 इंटू कितना है, x इंटू वाई का मान कितना है 375, 375। अब इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों, सोल्व करेंगे तो 375 से 400 गुना करेंगे, 375 में 400 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। प्लस 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, सॉरी 100 का स्क्वायर 100 होगा। कितना होगा 100 का स्क्वायर 100 होगा। तो इसको रूट करिए, कितना हो जाएगा टोटल मिला के 1600, 1600 रूट। इसको जब रूट खत्म करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 40, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया 40 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 3 सही है। ऑप्शन इसका 3 सही है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन इसका कौन सा सही 3 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करता है। 16 मजदूर है, वो प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके एक इमारत को 12 दिन में खड़ा करता है। देखिए ई एमडीएच पे है, एमडीएच वाला बहुत पिछले वीडियो में भी देखे थे, एमडीएच का क्वेश्चन रहता है। तो एमडीएच पर है, क्या कह रहा है कि 16 मजदूर, आप मजदूर का दिखाइए। मैन कितना है, मैन है 16, क्या है मैन 16। काम जो कर रहा है वो 8 घंटा कर रहा है। कितना कर रहा है एच कितना है 8 घंटा कर रहा है। फिर कह रहा है कि एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। कितना दिन में, तो दिन आपको दे रखा है 32, बस इतना ही तक रहने दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर कह रहा है कि 24 मजदूर, अब अगला में आ जाइए। फिर कह रहा है कि जो M2 है, M1 है, M2 है, M1 H1 D1। M2 कह रहा है कि 24 मजदूर, कितना मजदूर 24 मजदूर। H2 कह रहा है कितना आवर 12 घंटा काम करेगा, तो कितने दिन में गिरा देगा। D2 का मान खोज रहा है, D2 का मान खोज रहा है कितने दिन में गिरा देगा। तो फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला लगाइए आप, MDH। कौन लगाइए MDH, M1 D1 H1 इक्वल टू M1 D1 सॉरी M2 D2 H2। ठीक है, यहाँ पे मान रख देना है, कुछ नहीं करना है। 16 गुने 8 गुने 32 इक्वल टू कितना 24 गुने 12 गुने D2। D2 का मान आ जाएगा कितना दिन, कितना दिन लगेगा। देखिए कट जाएगा यहाँ से, कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 8 3 की 24, 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ से काटिए, फिर इसको से काटिए, इसको काटिए, 6 दूना 12, कितना बार में कटेगा 6 दूना 12, 6 दूना 12। फिर यहाँ से काटिए, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 3 दूना 6 4 दूना, ठीक है इतना ही तक रहने दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 12 128 हो जाएगा। 128 बटा 128 बटा 9, 128 बटा 9 होगा। कितना हो जाएगा 128 बटा 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन इसका 4 सही है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका 4 सही होगा। 128 बटा 9 यानी कि ऑप्शन इसका 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि एस अनुपात व्यू अनुपात भी अनुपात डब्ल्यू बराबर दे रखा है, कितना 2 अनुपात 9, 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 है। तो एस यू भी डब्ल्यू का मान दे रखा है 864। तो एस यू डब्ल्यू का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है एस अनुपात यू अनुपात भी अनुपात डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है, चारों का अनुपात दे रखा है। किसका कितना दे रखा है, तो 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 दे रखा है। ठीक है, आपको इतना दे रखा है। कह रहा है कि तीन चारों को जोड़ेंगे तो इसका जो संख्यात्मक मान है, अनुपातिक मान जो है अनुपातिक मान के बराबर है। संख्यात्मक मान जो होता है दोस्तों अनुपातिक मान के बराबर होता है। तो कितना आ रहा है संख्यात्मक मान 864। तो अनुपातिक मान जोड़िए। अनुपात खत्म करने के लिए दोस्तों, रेशियो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अनुपातिक राशि खत्म करने के लिए। देखिए तो 2x प्लस 9x प्लस 6x प्लस 7x। ठीक है, एक टोटल को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आना चाहिए 864 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 7, 17 7 कितना, 17 7 बताइए जल्दी बताइए, 17 7, 17 7 आपको 24, यानी कि 24x बराबर 24x बराबर आपको मान दे रखा है 864। तो x का मान कितना दे रखा है, तो x का मान इसको जब निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको काटने के बाद कितना बार में 36 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान आपको 36 दे रखा है। अब जिसका भी मान पूछे आप निकाल दीजिए। अगर जो s का मान पूछता है तो इसमें 36 मल्टीप्लाई कर दिए, 9 का मान पूछता है तो इसमें 36 मल्टीप्लाई कर दिए, जिसका मान पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई करना है। अब कह रहा है किसको किस कह रहा है कि एस यू डब्ल्यू के एस का मान कितना है 2x है, अनुपातिक मान कितना था 2x था। यू का मान कितना है, यू का मान था 9x था।
और डब्ल्यू का मान कितना है लास्ट वाला का दोस्तों 7x, कितना था 7x था, तीनों को जोड़िए 9 2 11 7 18, 18x, x का वैल्यू कितना है 36, यानी कि 18 गुने 36, जो भी मान आएगा उसका आंसर आ जाएगा, जो भी मान आएगा वो आंसर आ जाएगा। 18 गुने 36 गुना कीजिए 648, 648 किस में आता है तो 648 ऑप्शन 2 में आता है। थोड़ा सा मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। हम तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए थोड़ा सा लेंदी बनता है दोस्तों, क्योंकि हम जो आसानी से सोल्व करते हैं सबको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है, क्या कर रही है, एक रेलगाड़ी अस्थायी गति से चल रही है, 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकेंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले पुल को 38 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जब चलती है ना दोस्तों, तो जब पुल पार करेगी तो उसकी जो कुल दूरी होगा वो पुल की भी दूरी होगा और उसका भी लेंथ होगा। मान के चलिए कि पुल का लेंथ कितना था 340 और इसका लेंथ x था, तो ये दोनों दूरी जो तय करेगा दोस्तों, दोनों दूरी तय करने के बाद जो टाइम होगा वही टाइम इसका काउंट होगा। यानी कि जो पुल की दूरी और उसका दूरी दोनों को तय करेंगे तभी समझेंगे कि क्या होगा, रेलगाड़ी पुल की पार हो गई है। तो एक पुल जो है दोस्तों, एक पुल वो 340 मीटर का है, ठीक है, उसको पार करने में ले रहा है 35 सेकंड, कितना सेकंड ले रहा है 35 सेकंड। दूसरा पुल है 460 मीटर का है, कितना 60 मीटर का है 460 मीटर का है, 340 मीटर का 460 मीटर का दूसरा पुल कितना है। इसको पार करने के लिए दोस्तों जो रेलगाड़ी है वो ले रही है 38 सेकंड, 38 सेकंड। अब बताइए कि कितना सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। सर बोलेंगे सर 3 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, कितना सेकंड का 3 सेकंड का। अब दूरी में कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, तो दूरी में इसको घटाइए तो कितना सेकंड का डिफरेंस दूरी में जो आ रहा है, डिफरेंस दूरी में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 120 मीटर का दूरी में डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 120 मीटर का दूरी में डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों 120 मीटर का जो इसका दूरी में डिफरेंस आ रहा है। दूरी में डिफरेंस क्या कह रहा है कि 340 मीटर वाले पुल को 35 सेकंड में पार करती है, लेकिन 460 मीटर वाले पुल को 38 सेकंड में पार कर जाती है। दूरी में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो दूरी में डिफरेंस जो आ रहा है दोस्तों 340 60 और 60 120 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, कितना मीटर का 120 मीटर का। तो यही ने 120 मीटर है दोस्तों जो 3 सेकंड में तय कर रही है, कितना सेकंड में 3 सेकंड में तय कर रही है। अब इसको निकाल देंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों इसके। अभी देखिए क्या दे रखा है, मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। पहले इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा 4 12 यानी कि 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो जो ट्रेन है वो निकल जाएगी। अब कहेंगे कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में मतलब कि व्यक्त करना है, कितना में किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना करेंगे, कितना करेंगे सॉरी 5/18 से, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में 40 मीटर को किलोमीटर में बदलिएगा, मीटर को किलोमीटर में बदलिएगा तो 1/1000 से क्या कीजिएगा तो भाग दीजिएगा। जब आप मीटर को दोस्तों मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, तो 40 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड था। अब किलोमीटर में बदलिए तो 18/5 से गुना कीजिए तो 8 बार में काट जाएगा 8/40, इसको गुना कीजिएगा तो 8 8 64 यानी कि 18 8 44 से 144 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से निकलेगी दोस्तों। कितना किलोमीटर 144 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। देखिए ऑप्शन है कि नहीं, इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नीचे दिए गए चार्ट है दोस्तों, क्या है चार्ट है डायग्राम है। इसमें कह रहा है इस चार्ट में क्या कह रहा है, इस चार्ट में कह रहा है कि नीचे दिए गए चार्ट में 7 क्रमागत वर्ष y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। क्या है व्यय से राजस्व का अनुपात, क्या से व्यय से राजस्व का अनुपात। व्यय 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 कहने का मतलब दोस्तों जो हम लोग क्या करते हैं, व्यय कहने का मतलब क्या है, व्यय से राजस्व का अनुपात कहने का मतलब व्यय से राजस्व का अनुपात दिया गया है, ठीक है, ये दोनों का अनुपात दिया गया है व्यय से राजस्व। अब इसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष y4 के राजस्व कितना है, तो 22,500 है। y4 का राजस्व कितना है, तो 22,500 है। तो y4 के लिए लाभ क्या होगा, y4 के लिए लाभ क्या होगा। तो राजस्व जो है दोस्तों कितना दे रखा है 22,500 दे रखा है। देखिए y4 पहले देखेंगे कि y4 है कहाँ पे। देखिए y4 है, ये दोनों का अनुपात जो है दोस्तों, ये दोनों का अनुपात
व्यय बटा राजस्व। राजस्व का अनुपात कितना रखा है? 0.9 दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.9। 0.9 को आप लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के बाद 9/10। क्या लिख सकते हैं? 9/10 लिख सकते हैं, बस इतना ही तक। ठीक है, जो 9/10 है दोस्तों, 9/10 ये क्या हो गया? राजस्व और व्यय का अनुपात हो गया। लाभ निकालना रहता है दोस्तों, तो हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे, लाभ बराबर लाभ निकालना है। तो ऊपर 9 है, नीचे 10 है, इसमें 10% का लाभ होता है दोस्तों। 10 - 9/10 गुने 100 परसेंटेज के लिए। तो इसको काटेंगे यहाँ से, 1 0 से 1 0, यहाँ से घटेगा तो 1, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है दोस्तों। कितना परसेंट का? 10% का। कहने का मतलब है लाभ कब हो रहा है कि इसका जो राजस्व है, इसका जो राजस्व है दोस्तों 100 रुपया है, और खर्च कितना कर रहा है? 90 रुपया कर रहा है, यानी कि 10% का इसका लाभ हो रहा है। लाभ जब 10% हो रहा है दोस्तों, लाभ आपको परसेंटेज में मिल गया 10%, तो इसका 10% निकाल लीजिए। तो 22,500 का 10% कितना होगा? 22,500 का 10% कितना होगा दोस्तों? तो 2,250 रुपया होगा। कितना होगा? 2,250 रुपया होगा। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? 3 सही है। क्या सही है? 2,250 रुपया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यही रहता दोस्तों y1 में, तो y1 में कितना लाभ हो रहा है? तो सीधा सीधी आप बोलते सर 20% का लाभ हो रहा है, 20% निकाल देंगे, जितना भी इसका राजस्व है उसका 20% निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। एक त्रिभुज है दोस्तों, उसकी भुजा का अनुपात दे रखा है आपको। ठीक है, यदि त्रिभुज का परिमाप जो है 88 सेंटीमीटर है, आपको परिमीटर परिमाप जो है से पता होगा कि जो त्रिभुजों का योग होता है वही उसका परिमाप होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं। चलिए पहले तो तीनों भुजा है, तीनों भुजा का अनुपातिक राशि दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 ही भुजा होता है तो अनुपातिक दे रखा है 5:2:1। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो परिमाप निकल जाएगा। तो इसको अनुपात खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5x + 2x + 1x इक्वल टू कितना होना चाहिए? 88 होना चाहिए। संख्यात्मक मान 88 दे रखा है। अब इसको जोड़िए, 5 2 7 1 8, 8x बराबर 88। तो x का मान क्या आ जाएगा? 11। x का मान दोस्तों 11 आ गया। अब कह रहा है दोस्तों सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि अनुपातिक में सबसे बड़ा होगा, वही तो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा भुजा होगा 5x वाला। तो 5x में 11 से गुना करो तो 5 5 55, यानी कि 55 सेंटीमीटर वाला भुजा होगा, सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा भुजा होगा दोस्तों 11 सेंटीमीटर के। कौन होगा? 11 सेंटीमीटर के सबसे छोटा भुजा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों कि दीपक तथा विनोद की गति। अब आ गया दीपक और विनोद की गति में। कह रहा है कि दीपक तथा विनोद की गति का क्रमशः 19 और 12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दीपक गति क्या होगी? कि मैथ जो है दोस्तों, इसका मैथ बहुत आसान रहता है। कह रहा है कि दीपक और विनोद की गति, मान के चलिए कि दीपक जो है 19 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो दीपक चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, यही अनुपातिक राशि होता है। अब कह रहा है कि जो दीपक है, सॉरी विनोद है, वो विनोद 84 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अनुपातिक मान क्या दिया कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अब देखिए अनुपातिक राशि कितना है? 12 है। अनुपातिक राशि को संख्यात्मक में लेने की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 12x किसके बराबर है दोस्तों? तो 84 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है। तो 12 को काटो, कितना बार में कटेगा? 12 12 दूनी 24 32 बच्चों 48, 12 5 60 बरसते 12 5 60 बरछक 72 बरछक 72 बरसते 84, यानी कि 7 बार में कट गया दोस्तों। क्या हुआ? 7 बार में कट गया, यानी कि जो x का मान है दोस्तों वो 7 है। अब जिसका भी मान पूछ दे, किसको मान पूछ रहा है? विनोद के। विनोद में 7 से गुना कर देंगे। कितना आ रहा है उसका अनुपातिक राशि? कितना है? 19x। तो 19 में 7 से गुना करो, 19 में 7 से गुना कीजिए तो 9 7 63, हाथ में 6 7 6 13, यानी कि 133 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होगा उसका, किसका? विनोद का। यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका 3 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्या रहा है दोस्तों, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात, हम जब एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5845 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए जब भी छूट दिया जाता है दोस्तों, किसी वस्तु पर छूट दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है अंकित मूल्य पर। किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। अब कह रहा है कि जो छूट दिए, कितना दिए? 12.5% छूट दे दिए। तब कितना में बेचा गया उसको? छूट देने के पश्चात हो गया 5845 रुपया में बेचा गया छूट देने के पश्चात। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, जब छूट दे देते हैं तो अंकित मूल्य में उसका परसेंटेज कम गया, अंकित मूल्य में उसका परसेंटेज कम गया, अंकित मूल्य में क्या हुआ? उसका परसेंटेज कम गया। तो कितना कम गया?
जब 100% मान में जो अंकित मूल था 100% था, उसमें हम कितना छूट दे दिए, तो 12.5% का छूट दे दिए। अब बताइए कितना परसेंट उसका मान रह गया। अब 100% में 12.5 घटाइए, 90 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, यानी 87.5% उसका मान रह गया। कितना रह गया, 87.5। इसी का मान दे रखा है दोस्तों 5845। कितना दे रखा है, 87.5% का मान दे रखा है 5845। अब 100% निकाल ना दीजिए, 100% बराबर क्या करेंगे, एक एक नियम लगा देंगे। इसमें 5845 बटा में कर देंगे 87.5 गुने 100। ये जो मान आएगा दोस्तों, ये जो मान आएगा काट पीट के, वो क्या आ जाएगा, इसका अंकित मूल आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, अंकित मूल आ जाएगा। अंकित मूल कितना आ जाएगा, इसको काटने के बाद आता है दोस्तों 6600। कितना आता है इसको, 6680 आता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। कौन सा सही, ऑप्शन इसका ए सही है। काटने के बाद कितना आता है, 6680 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 12,500 की एक राशि, 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज के दर से टी वर्षों में कितना हो जाता है, टी वर्षों में कितना हो जाता है, 5625 रुपया का ब्याज देता है। कितना देता है, 5650 रुपया के ब्याज देता है। यदि वार्षिक दर कितना हो, 7.5% हो, तो टी का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको एसआई दे रखा है, एसआई दे रखा है, पी दे रखा है, टी पूछ रहा है, आर भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एसआई बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, एसआई बराबर फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, समय बराबर क्या, देखिए अब समय बराबर निकाल देते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले तो समय बराबर एसआई साधारण ब्याज गुने 100 बटा दर गुने मूलधन, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस पर पुट कीजिएगा और आपको वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x y से 30% कम है, z x से 50% कम है, तो z y से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, पहले तो आप किसी को 100% मानिए। क्या कह रहा है कि x y से 30% कम है, x y से कितना परसेंट कम है, 30% कम है, और z x से 50% कम है। ठीक है, मान के चलिए कि y जो है दोस्तों, y जो है, x जो है और z जो है, तीन का रिलेशन दे रहा है। कह रहा है कि x y से 30% कम है, x y से 30% कम है। x मान के चलिए कि y 100% है, y क्या है, 100% है, तो y से x कितना परसेंट कम है, 30% कम है, यानी कि 70% हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि z x से, z जो है वो x से 50% कम है, z जो है से x से 50% कम है। 30%, इस तो 70% है दोस्तों, इसका 50% कितना हो गया, 35%। यानी कि जो x कितना था, 100 था, y कितना, y कितना था, 100 था, x कितना था, 70 था, z कितना हो गया, 35। अब किसके किसके बीच में रिलेशन कह रहा है, तो कह रहा है कि z और y में रिलेशन बताइए। कह रहा है कि z जो है y से कितना प्रतिशत कम है, तो आप बताओ दोस्तों कि y जो है से 100 है और z जो है से 35 है, तो कितना परसेंट का रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में आप कहेंगे सर 65% डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 65% कम होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका ऑप्शन 2 सही है, 65% कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि धीरज 100 मीटर चौड़ी सड़क 25 सेकंड में पार कर सकता है, तो धीरज की गति क्या होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, चौड़ी सड़क रहे या दूरी रहे सेम ही है, तो गति बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दोस्तों दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। समय आपको दे रखा है, दूरी आपको दे रखा है, कितना समय है, 100 है, सॉरी 100 मीटर दूरी है, समय कितना दे रखा है, 25। 25 से काटिए, कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 मीटर पर सेकंड। क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड। कौन में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए पाई चार्ट, एक पाई चार्ट है दोस्तों, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो चलिए पाई चार्ट को हम लोग अच्छा से सोल्व करेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट के एक देश 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि देश द्वारा प्राप्त बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, जो देश द्वारा प्राप्त बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या,
देखिए कह रहा है कि देश द्वारा जो प्राप्त बर्फबारी है दोस्तों, प्राप्त बर्फबारी है कितना है 700 है। टोटल जो है दोस्तों 100% जो है तो 700 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। ठीक है, ये क्या है वार्षिक है दोस्तों, क्या है वार्षिक है, एक वर्ष में हुआ। अब कह रहा है कि जो S5 है, S5 का मान कितना है, S5 आप कहेंगे सर ये 12% हुआ है, 12% हुआ है। तो पहले तो कहेंगे 700 का 12% है सर, तो 700 का 12% निकालिए, 700 गुने 12%। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, 100 से भाग देंगे। तो पहले 12% निकालिए, ईद जीरो से ईद जीरो, बरसते 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर जो है दोस्तों वो S5 में हुआ था। लेकिन 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 12 महीना में हुआ है दोस्तों, 12 महीना में, यानी कि एक वर्ष का ही आंकड़ा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि मासिक क्या होगा, क्या होगा मासिक क्या होगा, तो इसमें 12 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा बरसत 84, 7 सेंटीमीटर जो है दोस्तों इसका मासिक बर्फबारी होगा। ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या इसको बनवाइएगा, सरलीकरण का दोस्तों क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं। चलिए अगला इसका ऑप्शन आंसर बता देते हैं, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अरे भाई मान के चलिए कि एक कार्य है, उसका 1/4 काम आप कर सकते हैं 32 दिन में। कितना दिन में कर सकते हैं, 32 दिन में। ठीक है, तो पूरा कार्य करने के लिए कितना दिन चाहिए, अरे 1/4 जब हम 25% भाग कर सकते हैं 32 दिन में, तो 100% के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा कितना दिन लगेगा, तो 32 में 4 से गुना कर 4 दूनी 8 4 12, 128 दिन इसका काम करने के लिए रहेगा। आप जब समझिए देखिए 25% काम कर देंगे हम 32 दिन में, 32 दिन में, तो 50% काम कितना दिन में कर देंगे दोस्तों, तो 64 दिन में 50% काम कर देंगे। 100% काम कितना कर देंगे, तो 128 दिन में 100% काम कर देंगे। कितना दिन में, 128 दिन में 100% काम कर देंगे। ऑप्शन इसका 2 सही। इसमें कलम कॉपी की थोड़ी जरूरत है दोस्तों, इसमें पेन पेज का थोड़ी जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आ रहा है दोस्तों, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। कितना हो जाता है, स्वयं का 8 गुना हो जाता है दोस्तों। एक राशि है वो क्या कह रहा है कि स्वयं के 8 गुना हो जाता है। ठीक है, हो जाती है, तो जो ब्याज है संयोजन वार्षिक है, वार्षिक या छमाही का था, तो क्या कह दिया, वार्षिक ही कह दिया। ठीक है, वार्षिक कह दिया। तो कितने वर्षों में स्वयं का 4096 गुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितना गुना कह रहा है, 4096 गुना होगा। यानी कि 8 वर्ष में तो सॉरी 7 वर्ष में तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, 7 वर्ष में हो जाता है P से 8P हो जाता है, यानी कि आप 1 रुपया दिए तो 8 रुपया हो जाएगा। अब ये 4096 गुना कब होगा, 4096 रुपया कब होगा, कितने वर्ष में लगेगा। अब इसके लिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग ट्रिक से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N। N जो है दोस्तों वो क्या दर्शाता है, N दर्शाता है वर्ष का। अब कह रहा है कि जो P है दोस्तों, आपको A का मान दे रखा है 8P, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में 8P हो जाता है। P का मान रहने दीजिए, P तो हमको पता नहीं है। 1 प्लस R/100 कितने वर्ष के लिए है, कि 7 वर्ष का मान दे रखा है। अब कह रहा है दोस्तों P से P काट दीजिए, P से P काट दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, P से P काट दीजिए। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 के पावर 7, ये जो वर्ष है। अब देखिए जो इतना है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 8 के जगह पर 4096 आ जाएगा, तो 8 का पावर 4 करेंगे दोस्तों, 8 का पावर 4 करेंगे तो 4096 आ जाता है। दोनों दोनों पावर सेम ही रहेगा दोस्तों, दोनों दोनों से अगर जो दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट का पावर अगर जो बढ़ाएंगे तो दोनों को सेम पावर बढ़ाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका ही पावर 4 कर देंगे। तो ई जो है दोस्तों, इस संख्यात्मक मान कितना आ जाएगा, संख्यात्मक मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4096। ये तो गुना है, 4096 गुना, इसका 4096 गुना हो जाएगा दोस्तों। इसका जो आपको पता है पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 1 प्लस R/100 के पावर 7 से 4 से गुना कीजिए, 7 चौका 28, यानी कि तो वर्ष का दर्शा रहा है, तो यानी कि T बराबर आ जाएगा दोस्तों 28 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4096 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका 1 सही है।
ऑप्शन इसका एक सही है। वर्ष कितना आ गया? तो 28 वर्ष आ गया, 28 वर्ष आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आ रहा है दोस्तों, सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर 2 दिनों के लिए शहर ए का औसत वर्ष कितना है? सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए 2 दिनों के लिए शहर का औसत वर्ष कितना है? 105 है। अगले 3 दिनों के लिए 84 है। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए कितना है? 49 है। तो बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्ष 455 है। तो दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी? सॉरी, देखिए, एक शहर में वर्षा हो रहा है, 2 शहर है, कौन सा शहर है? ए और बी, ठीक है, ए और बी। इसमें जो वर्षा हो रहा है दोस्तों, सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए कितना है? 105 है। 3 दिन के कितना है? 84 है। और अंतिम 2 दिन के लिए 49 है। बी शहर में क्या है कि कुल सप्ताह में कितना है? 455 है। 7 दिन के कितना है? 455 है। ये जो है दोस्तों थोड़ा सा पेचीदा आपको लगेगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। औसत का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग ए का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए का निकालेंगे, उसके बाद बी का निकालेंगे। पहले तो हम लोग ए का निकालेंगे, उसके बाद बी का निकालेंगे। देखिए, ए में जो दोस्तों पहले 2 दिन के लिए कितना था? पहले 2 दिन के लिए 105 था। तो औसत को दोस्तों गुना करेंगे तो योग आ जाएगा कि कितना, 2 दिन में 105 था, तो दोनों दिन में कितना कितना हुआ? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 105, 2 गुने 105, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों कि 3 दिनों के लिए कितना था? 84, तो 3 गुने 84। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? अंतिम 2 दिनों के लिए कितना था? 49, 2 गुने 49। ये जो है दोस्तों ए का जो औसत वर्षा है वो हो गया, ठीक है। अब आइए बी में, अब आइए किसमें? बी में आइए। अब आइए बी में। बी में है दोस्तों, बी में क्या कह रहा है? बी में क्या कह रहा है कि जो 7 दिन का औसत वर्षा है कितना है? 455 है। कितना है? 455 है। 7 दिन का औसत वर्षा कितना है? 455, 455। अब कह रहा है कि दोनों के मिला के ए प्लस बी के मिला के औसत वर्षा कितना है? तो कितने दिन का आंकड़ा है दोस्तों? 7 दिन का आंकड़ा है। कितना दिन का आंकड़ा है? 7 दिन का आंकड़ा है। कितना दिन का आंकड़ा है? 7 दिन का आंकड़ा है। इसमें 7 से भाग दे देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 252। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 दूना 98, 98। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 455। अब इसको पहले ऐड कर लिए, कितना आ जाएगा? 1015 आ जाएगा। 1015 आएगा टोटल बटा 7, 7 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा 145। यानी कि 145 जो है दोस्तों, 145 वो क्या है? दोनों ए और बी का औसत वर्षा है एक सप्ताह। ऑप्शन इसका एक सही है, ऑप्शन इसका एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1240 रुपया है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हानि है, हानि कितना है दोस्तों? आपको हानि दे रखा है 32%। कितना दे रखा है? 32%। यानी कहने का मतलब आप 100 रुपया में वस्तु लिए, उसको 32 रुपया हानि पर आप बेचे। कह रहा है कि 1240 रुपया में एक वस्तु खरीदे, उसको 32% हानि पर बेचे। यानी कि बेचे कितना पर दोस्तों? उसको बेचे कितना पर? तो 100 में से 32 घटाइए। यानी कहने का मतलब है कि हम बेचें उसको सिर्फ और सिर्फ 68% पर बेचे। कितना परसेंट पर बेचे हैं? 68% पर बेचे हैं। तो 68% किसका दोस्तों? तो जो क्रय मूल्य है उसका 1240 गुने 68 परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। ई दो जीरो से ई दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको काटिए, इसको काटिए। कितना बार में कटेगा दोस्तों? ये कटेगा 34 दूना 68 होता है और 5 दूना 10 होता है। क्या होता है? 34 दूना 68 होता है, 5 दूना 10 होता है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 843.2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका 3 सही है। 843.2 रुपया में ही बेचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई कितना है? 28 सेंटीमीटर है। एक शंकु है दोस्तों। क्या है? एक शंकु। इसका जो हाइट है आपको दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है आपको, इसका जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रखा है।
उसके आधार का व्यास दे रखा है दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी दे रखा है, व्यास दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल खोज रहा है दोस्तों, जो शंकु का वक्र पृष्ठ है ये वाला, उसका क्षेत्रफल खोज रहा है दोस्तों। क्या खोज रहा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल खोज रहा है दोस्तों। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, ये खोज रहा है। अब देखिए, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है दोस्तों, उसके लिए क्या होता है, ये तो हाइट दे रखा है दोस्तों, लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा है, एल नहीं दे रखा है, ठीक है। रेडियस हमको पता है, जब डायमीटर पता है तो रेडियस पता है, यानी कि डी जो है दोस्तों, डी जब 42 है, तो आर कितना होगा? 21 होगा, ठीक है, 21 होगा, 21 होगा। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होगा? एल बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर के मान कितना है? 21 है, 21 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है दोस्तों? एच का मान 28 है, 28 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 35। इसका आंसर 35, यानी कि एल जो है 35 है। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एल जो है 35 है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई कहने का मतलब 22/7, आर कहने का मतलब 21, एल कहने का मतलब दोस्तों कितना? 35। 7 बचे 35, 21 बचे 75 से, और 22 75 22 से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2310, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 2310, यानी कि ऑप्शन जो है दोस्तों एक सही है। 2310 यानी कि ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन देखिए 39 कह रहा है दोस्तों कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ क्या होगा? आप देखिए, कह रहा है कि आप 80 वस्तु खरीदे, कितना खरीदे? 80 वस्तु, ठीक है। 80 वस्तु मान के चलिए, 80 वस्तु मान के चलिए आप 100 रुपया में खरीदे, ठीक है। लेकिन 100 रुपया में दोस्तों आप 50 वस्तु बेच दिए, 50 वस्तु बेच दिए, तो आपको साफा साफा दोस्तों 30 वस्तु का लाभ हो रहा है। कह रहा है कि 80 वस्तु आप 100 रुपया में खरीदे, लेकिन 100 रुपये में 50 वस्तु बेच दिए, यानी कि आपको साफा साफा कितना वस्तु का लाभ हो रहा है? 30 वस्तु का लाभ हो रहा है। कितना वस्तु का लाभ हो रहा है? 30 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो 30 वस्तु का जो लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है? तो 50 वस्तु पर हो रहा है, 50 वस्तु पर हो रहा है। तो 30/50 परसेंटेज के लिए गुना कर देंगे 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 20 बचे 100, यानी कि 60% का लाभ हो रहा है दोस्तों। कितना परसेंट का? 60% का सीधा सीधी लाभ हो रहा है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु, फिर शंकु का है, उसका आयतन लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है। जो शंकु है दोस्तों, शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। क्या है? बेलन के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन जो है दोस्तों बेलन के आयतन के बराबर है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई क्या है? 48 सेंटीमीटर है, तथा उसका आधार का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई क्या है? 16 सेंटीमीटर है, उसका आधार का व्यास क्या होगा? देखिए, 2 दे रखा है, एक शंकु दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, और दोनों का आयतन जो है सेम है, ठीक है। कहानी खत्म। अब कह रहा है कि जो शंकु का व्यास है वो 20 है, तो यानी कि जो डी है दोस्तों 20 है, तो आर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका जो ऊंचाई है दोस्तों एच है, वो एच कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, ठीक है। अब बेलन पर आइए, कह रहा है जिसकी ऊंचाई कितना है? बेलन का ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, ठीक है, 48 सेंटीमीटर है। उसके आधार का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर है। इसका भी आर कितना हो गया? 10 हो गया। अब दोनों का जब आयतन बराबर करेंगे दोस्तों, दोनों का आयतन करेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सॉरी, इस शंकु का रेडियस नहीं दिया हुआ है दोस्तों। शंकु का रेडियस जो है निकालना है, शंकु का रेडियस नहीं दिया हुआ है, बेलन का रेडियस दिया हुआ है। अब देखिए, अब 1/3 यहाँ पे कीजिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा दोस्तों, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/3। आर का मान नहीं पता है, तो आर के स्क्वायर कर देंगे। एच का मान हमको पता है दोस्तों, कितना पता है? 16, तो यहाँ पे 16 कर देंगे, मल्टीप्लाई में 16 करेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 10 है, तो 10 के स्क्वायर करेंगे। एच का मान पता है दोस्तों कितना? 48, ठीक है। अब देखिए 16 48 कट गया, कट गया, तो कितना हो जाएगा?
आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 भी इधर चल जाएगा तो ये 110 के स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 300, 300 गुने 300, 3 तिहाई 900, आर स्क्वायर बराबर 900, आर का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कहाँ है दोस्तों? आर का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, लेकिन खोज रहा है व्यास, तो आर का दुगुना होता है व्यास, यानी कि 2r बराबर डी, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका 4 सही है। ऑप्शन इसका कौन सही है दोस्तों? 4 सही है। चलिए अब ये जो है दोस्तों हम लोग क्या किए कि मैथ का क्वेश्चन अच्छा से सोल्व कर लिए। अब आते हैं समान हिंदी में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें जो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कह रहा है उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है रामलीला मैदान दर्शकों से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लबालब भरा हुआ है, ठकाठक भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। इसका ऑप्शन जो है 4 है दोस्तों, आप कहा जाता है कि खचाखच भरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में क्या प्रथम अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया शेष अंशों की क्रमानुक्रम व्यवस्थित विकल्प का चयन कीजिए। फिर कह रहा है कि प्राचीन परंपरा के अनुसार फिर कह रहा है एक में का में लोग पसंद लेते हैं राम राशि रात मणिपुरी नृत्य में होता है जिसमें सभी। ऑप्शन इसका 4 को का खा गा घा दिया हुआ है। ऑप्शन इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है 1 सही है, यानी कि गा खा का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शराब पीकर तुमने धार्मिक पिता के कलंक लगा दी। धार्मिक पिता के नाम कलंक लगा दी। वाक्य के रेखांकित जो कलंक है, रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है? बट्टा, टट्टू, टिक्का, सट्टा। क्या लगा दी? कलंक तो है दोस्तों, कलंक के बाद क्या कौन सा शब्द है? तो कलंक का बाद जो शब्द है दोस्तों वो ऑप्शन ए बट्टा। क्या कर दिया? बट्टा लगा दी। क्या हो गया? बट्टा लगा दी। दिया गया अधूरा वाक्य में शराब पीकर तुमने धार्मिक पिता का कलंक लगा दिया। इस वाक्य को हटाने के लिए क्या करना है? बट्टा शब्द का प्रयोग सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 45 का निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन कीजिए। उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन इसका दोस्तों, इसका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन 1 सही है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले प्रदत्त समूह के वाक्य कहते हैं। ऑप्शन इसका 1 सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है रिक्त स्थान के पूर्ति हेतु उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है गोली चलाने से कारण सैनिक रात भर कराहता रहा। गोली क्या है? गोली लगने से इसका दुख पीड़ा कष्ट क्लेश। दुख पीड़ा कष्ट क्लेश। देखिए दोस्तों पीड़ा के कारण क्या हुआ? सैनिक जो है रात भर कराहता रहा, यानी कि गोली लगने से पीड़ा के कारण सैनिक रात भर कराहता रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में पदों का क्रम व्यवस्थित है, उचित क्रम में व्यवस्थित विकल्प चयन कीजिए। कह रहा है त्याग उत्सर्ग और आदर्श भारतीय साहित्य का है। त्याग उत्सर्ग और आदर्श भारतीय साहित्य का है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन जो है दोस्तों 47 का ऑप्शन 2 सही है। कह रहा है कि त्याग और उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है। ऑप्शन इसका 2 सही। चलिए ये गद्यांश है दोस्तों, गद्यांश पढ़ के आप गद्यांश का क्वेश्चन सोल्व कीजिए। गद्यांश पढ़ के गद्यांश का क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखिए आप सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं गद्यांश का। 48 का क्या होगा? 48 का होगा दोस्तों उत्सन, यानी कि 2 होगा। 49 का होगा दोस्तों 4, यानी कि जल होगा। और 50 का जो होगा दोस्तों 50 का, तो 50 का होगा 3। 50 का होगा 3। चलिए अब देखिए, अब आ गया दोस्तों रीजनिंग। क्या आ गया? रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब रीजनिंग को हम लोग सोल्व करेंगे, चाहे जितना भी समय लगे। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एस निश्चित कूट भाषा है दोस्तों, उसमें क्या कह रहा है कि एस पी ए डी ई को लिखा जाता है कितना? 45 लिखा जाता है। ठीक है, तो ए बी ओ डी ई को क्या लिखा जाएगा? ए बी ओ डी ई को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों क्या लिखा जाता है? एस पी डी को 45 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? एस का स्थानीय मान क्या होता है? 19 होता है। एस का स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों? 19 होता है। पी का क्या होता है? 16 होता है। ए का क्या होता है? 1 होता है। डी का क्या होता है? 4 होता है। और ई का होता है दोस्तों 5। जब सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। और सबका स्थानीय मान इसमें रखिए। ए का कितना है? 1 2
15, 4 और 5। इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 15, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना, 27, यानी कि ऑप्शन इसका 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे शब्द, दूसरे पद या पहले पद से संबंधित है। कह रहा म्यांमार का क्या पाकिस्तान का क्या होगा, तो म्यांमार का जो मुद्रा है दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्या है, तो पाकिस्तान की मुद्रा क्या होगा, रुपया होगा, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे। अब श्रृंखला है दोस्तों, कह रहा है एन एल एक्स, एन से एल आया, एन से एल आया, कितना है, एन का मान कितना होता है 14 और एल का मान कितना होता है 12, यानी कि -2 किया। फिर आइए आई से क्या हुआ, के हुआ, आई का मान क्या होता है 9, आई का मान क्या होता है 9 और हो गया 11, यानी कि प्लस में 2 किया। ठीक है, अब एक्स में, एक्स का मान क्या होता है 24, 24 और भी का मान क्या होता है 22, यानी कि -2 किया, यानी कि नीचे 2 के माइनस कर रहा है, ये के प्लस कर रहा है। फिर यहाँ से आइए दोस्तों, यहाँ से जे, एल का मान होता है 12, एल का मान क्या होता है, एल का मान क्या होता है, एल का मान होता है 12, एल का मान क्या होता है 12, 12 यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया दोस्तों 11, यहाँ पे कर दिया 10, यानी कि -2 किया है। के का मान क्या होता है, के का मान होता है 11, के का मान क्या होता है 11 होता है। एम का मान क्या होता है 13, एम का मान क्या होता है 13, तो यहाँ पे क्या कर दिया +2 किया। भी का मान क्या होता है, भी का मान क्या होता है 22, भी का मान क्या होता है 22 और टी का मान क्या होता है 20, यानी कि -2 किया। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, एच का मान क्या होता है 8, 8 के यहाँ पे 8 में -2 करेंगे तो क्या होगा 6, 6 का मान क्या होगा एफ। ठीक है, एफ होगा, क्या होगा एफ होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे +2 करना है, 15 2 17, 17 का क्या होगा क्यू, आर में क्या करना है -2 करना है, -2 करेंगे यहाँ पे 18, 18 -2 करेंगे 16, 16 के पी, यानी कि एफ पी की कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो एफ क्यू पी कौन है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मारिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कह रहा है कि फिर से यहाँ पे कह रहा है 8 9 17 44, ये किस तरह से संबंधित है, 8 9 17 44, 8 9 17 44, इस दोनों के बीच में अंतर क्या है 1 है, इस दोनों के बीच में अंतर क्या है दोस्तों, तो 9 8 17 8 है, इस दोनों के बीच के में अंतर क्या है दोस्तों, इस दोनों के बीच में अंतर है कितना, इसमें घटाइए कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है 27 का अंतर है, क्या है 27 का अंतर है। तो यहाँ पे आइए देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो 1 का क्यू बढ़ रहा है, 2 का क्यू बढ़ रहा है, 3 का क्यू बढ़ रहा है, 4 का क्यू, 4 का क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और जैसे ही 64 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 108, क्या हो जाएगा 108, 44 में 64 जोड़िए 108 होगा, ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखाचित वर्गों के संबंधित सही दर्शाता है। कह रहा है नेपाल, एशिया, काठमांडू, तो एशिया में आता है नेपाल और नेपाल में आता है काठमांडू, तो 3 0 0 का ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप समझ जाइए। कह रहा है कि 8 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं कुल मिलाकर के 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और जी दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज पर, जो दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज लिया, एक क्या लिया गोल मेज लिया दोस्तों, क्या लिया गोल मेज लिया, गोल मेज लिया, एक गोल मेज लिया, एक गोल मेज लिया, ठीक है। इस गोल मेज पर क्या हुआ कि सारे लोग आठों जो है से बैठ गए, आठों क्या हुआ बैठ गए, इस गोल मेज पर क्या हुआ आठों बैठ गए, ठीक है। एक दूसरे की तरफ मुंह करके, यानी कि सारे मुंह जो है दोस्तों ये क्या अंदर की तरफ मुंह किए हुए, क्या किए हुए अंदर की तरफ मुंह किए हुए, 2 3 4 5 6 7 8 अंदर की तरफ मुंह किए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि ए एफ के सामने और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। देखिए जहां से दाएं बाएं आ जाएगा वहां से स्टार्ट करना है। कह रहा है कि ए जो है से एफ के सामने है, ए जो है से ए कहां पे है दोस्तों, ए जो है से ए जो है ए वो एफ के सामने है, कहां पे है एफ के सामने है, ठीक है। लेकिन बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी से कहां है दाएं तीसरे स्थान पर आएगा, तो बी अगर जो यहां रखेंगे तो इसका दाएं तो इधर होगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जी एफ और डी के बीच में है, जी जो है दोस्तों जी एफ और डी के बीच में है, जी जो है जी, अगर जो हम दोस्तों यहाँ पे एफ को रखेंगे, एफ को रखेंगे तो यहाँ पे तो डी नहीं रहेगा, तो एकदम कंफर्म है कि जो एफ क्या कह रहा है कि जी एफ और डी के बीच में है, एफ और डी का स्थान यहाँ पे होगा, या तो जी यहाँ पे हो या तो जी यहाँ पे हो, लेकिन बीच में फिक्स है कि कौन है जी जो है से, जी जो है से एफ और डी के बीच में,
ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि एच डी के बाईं ओर है। एच जो है वो डी के बाईं ओर है। एच जो है जो डी के कहाँ है, बाईं ओर है। एच जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती यहाँ पे पढ़िए। क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी एफ और डी के बीच में है, तो एफ तो पता है, तो इसके बीच में तो बी आ गया, लेकिन जी जो है से एफ और डी के बीच में है, आ गया यहाँ पे आसानी से बैठ गया। फिर कह रहा है कि एच डी के बाएं है। एच डी के बाएं है, दाएं तो इधर होगा लेकिन बाएं यहाँ पे होगा, एच डी के बाएं है। फिर कह रहा है तो यहाँ पे 2 स्थान खाली है। फिर कह रहा है ई सी और ए के बीच में है। ई जो है सी और ए के बीच में है, ई यहाँ पे रख देंगे। ई जो है ई सी और ए के बीच में है, ई यहाँ पे रख देंगे और सी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, बीच में है। तो सी के दाएं तीसरा स्थान कौन होगा, सी का दाएं तो इधर होगा, तो तीसरा स्थान कौन होगा, 1 2 3 कौन होगा दोस्तों, सी के दाएं स्थान एच होगा। कौन होगा, एच, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्प में संगत का चयन कीजिए। जो संगत होगा दोस्तों, जो असंगत होगा उसको चयन करना है कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। फिर कह रहा है दोस्तों कि शुतुरमुर्ग, कौवा, गरुड़, उल्लू कौन सा है दोस्तों जो इसमें आपको लग रहा है उल्टा पुल्टा लग रहा है, जो इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है दिए गए, पहले शुतुरमुर्ग एक अकेला क्या है, पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। क्या है दोस्तों, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है, तो पक्षी लेकिन उड़ नहीं सकता क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। फिर कह रहा है कि 7 दोस्त POPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। एस किसी छोर पर बैठा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, एक हम पंक्ति लेते हैं, क्या लेते हैं, पंक्ति लेते हैं, पंक्ति लेते हैं। देखिए पंक्ति मान के चलिए कि यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ पंक्ति, पंक्ति। तो एस जो है दोस्तों, एस क्या कह रहा है, एस जो है किसी छोर पर बैठा हुआ है। एस कहाँ पर बैठा हुआ है, किसी छोर पर बैठा हुआ है। एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। हम दोनों में से कहीं भी ले सकते हैं एस को। अभी इतना ही मिला है कि एस जो है किसी छोर पर बैठा हुआ है। फिर कह रहा है क्यू एस के दाएं, क्यू एस के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर जो हम एस को यहाँ लेंगे, एस को हम यहाँ लेंगे तो इसका दाएं कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा, तो यहाँ तो कोई स्थान है नहीं। तो अभी क्लियर हो गया कि एस जब भी बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो दाएं तीसरे स्थान पर आइए, तो 1 2 3। तो ए जो है दोस्तों, क्यू जो है एस के दाएं तीसरे स्थान पर है। क्यू जो है एस के दाएं तीसरे स्थान पर है, बैठ गया क्यू एस के दाएं। क्यू जो है क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, तीसरे नहीं दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर बैठ गया, दूसरे स्थान पर बैठ गया कौन, दूसरे स्थान पर बैठ गया कौन, क्यू, ठीक है। अब देखिए अगला पढ़िए, आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि पी ओ और क्यू, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। पी जो है पी ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पे बैठ गया कौन, पी बैठ गया। पी जो है दोस्तों ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन एस के बीच में एक स्थान खाली है दोस्तों, ये याद रखिएगा। फिर कह रहा है ओ जो है यू किसी छोर पर नहीं है। यू जो है किसी छोर पर नहीं है, तो यू को रहने दीजिए, यू कहीं भी हो सकता है, यू किसी छोर पे नहीं है। फिर कह रहा है आर टी के बाईं ओर बैठा हुआ है। आर टी के बाईं ओर बैठा हुआ है। आर जो है टी के बाईं ओर बैठा हुआ है। आर जो है दोस्तों वो टी के कहाँ बैठा हुआ है, बाईं ओर बैठा हुआ है। आर जो है टी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो बायां तो यही होगा दोस्तों, यहाँ पे आर बैठाएंगे तो यहाँ पे टी बैठाएंगे। अब कितना हो गया, एक और बचा, यू को यहाँ पे बैठाएंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो एस बैठा हुआ है। दाएं छोर पर कहा देगा था, तो टी बैठा हुआ है। चलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका एक सही है दोस्तों, ऑप्शन इसका एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चयन कीजिए। 415, 718, 545, 314 कौन सा एक ऐसा है जो क्या है, असंगत है, जो क्या है दोस्तों, असंगत है। तो असंगत को चयन कीजिए, असंगत को चयन कीजिए, असंगत को चयन कीजिए। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 4 है, एक क्या होगा 5, 4 + 1 क्या होगा 5 होगा, ठीक है, एक तो मैच कर रहा है। फिर आ रहा है 7 + 1 8, ये भी चल रहा है। 3 + 1 4, लेकिन 5 + 4 9 हो रहा है दोस्तों।
लेकिन ई क्या दे रखा है, लास्ट डिजिट 5 दे रखा है, ये क्या है, असंगत है इस थ्योरी पर, चलिए इस ट्रिक पर। चलिए अगला क्वेश्चन करा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चयन कीजिए। फिर आ रहा है LHE BFQ। तो असंगत को चयन करने के लिए दोस्तों, असंगत को चयन करने के लिए देखिए पहला स्थानीय मान से देखते हैं। स्थानीय मान जो है इसका एल का कितना है, एल का है 12, एच का 8, ई का 5, दोनों को जोड़िए 12 8 20 25, फिर जोड़िए बी का 2, एफ का 6, क्यू का 17, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, 6 2 8 और 17 25। ठीक है, आगे देखिए डी का 4, ई का 5, पी के 16, कितना हो जाएगा 25, जे का, जे का कितना होगा, जे का 10, पी का 16, सी का 3, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 29, लेकिन आना चाहिए कितना 25। इसका ऑप्शन कौन सही है, इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है 4, यानी कि ये जो है असंगत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बदला जाना चाहिए कि यह क्या आ जाएगा 45, दो चिन्ह को बदलना है जिससे क्या आ जाएगा, क्यों क्या आ जाए 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो कौन सा दो चिन्ह को बदल दे, कौन सा दो चिन्ह को बदल दे दोस्तों कि वो दोनों 45 आ जाएगा। इसका ऑप्शन बताते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन आप ट्राई कीजिएगा, इसका ऑप्शन बताते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो है 4, यानी कि इसको कर देंगे प्लस प्लस भागा कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्न चिन्ह को भरता है, यानी कि 5 15 16 6 7 5, यहाँ पे क्या होगा 32। देखिए दोस्तों घटते बढ़ते क्रम में है, क्या है बढ़ते क्रम में, तो कैसे आ गया 32, कैसे आया 32 कैसे आया, तो ई आ गया दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 7, 5 का स्क्वायर प्लस 7 कितना आ गया 32 आ गया, 15 के स्क्वायर प्लस 5 कितना आ गया 230 आ गया, तो 6 के स्क्वायर 6 6 36, 36 के स्क्वायर 36 के स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, 36 और 6 42, यानी कि 6 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या है दोस्तों 6, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन इसका एक सही है। आगे देखिए अगला कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरे पद से संबंधित है। लार्वा कीट से, मेमना, लार्वा जो है कीट से, लार्वा कीट से, मेमना किससे संबंधित है, मेमना संबंधित है दोस्तों भेड़ से, बच्चा से, शेर से, हिरन से, तो मेमना संबंधित है दोस्तों भेड़ से, भेड़ से। लार्वा जो है कीट से, मेमना किससे संबंधित है, भेड़ से संबंधित है। फिर से आ रहा है एक निश्चित कुट भाषा को UNHA हाईपाई, इसको ऐसे लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस उल्टा पुल्टा किया, थोड़ा सा उलट दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है दोस्तों कैसे किया है, कह रहा है कि UN, अब देखिए दोस्तों UNHAPPY, इसको कैसे लिखा गया, इसको लिखा गया P लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया PPYAHNU, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा कैसे, तो लिख दिया इसको, इसको लिख दिया दोस्तों, कैसे लिख दिया, इसको चेंज कर दिया, इसका स्थान चेंज कर दिया, यहाँ से किया 5 6 6 7, उसके बाद क्या लिखा 4 3 2 1, 5 6 7 4 3 2 1, क्या गया है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा कम रहता तो दिक्कत होता। कैसे लिखना है, इसको भी लिखना है 5 6 5 6 7 4 3 2 1, 5 यहाँ पे है दोस्तों, 5 5 5 5 5 5 5 यहाँ पे है, यहाँ पे ACY LLAF, ACY ठीक है, ACY यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन इसका 2 सही है। कौन सही है जल्दी बताइए, 2 सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा आकृति में जो है ये जो है मैच कर रहा है, कौन सा आकृति में, देखिए कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और फिर ऐसा है। ठीक है, कौन सा आकृति में मैच कर रहा है, तो आप आकृति देखिए, आकृति कौन सा है, तो आकृति है दोस्तों, कौन सा आकृति है, 2 नंबर आकृति में मैच कर रहा है, देखिए ऐसे 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 और ऐसे मैच कर रहा है, इसमें तो है, इसमें भी है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है,
ठीक है, लेकिन इसमें मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 22 के बाद 625, तो 13 के बाद क्या होगा। यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है, 22 के बाद 625, तो 13 के बाद क्या होगा। तो 22 के बाद 625, तो 22 में +3 किया दोस्तों, और उसका क्या कर दिया, 22 में +3 किया, उसका कर दिया स्क्वायर। तो 13 में +3 कीजिए, उसका कीजिए स्क्वायर, 16 के 256, कहाँ पे होगा 256, ऑप्शन इसका। चलिए 67 देखिए, कह रहा है विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला में पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है, उस विकल्प को चयन कीजिए। यहाँ आया देखिए, यहाँ था, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, जो टोटल है दोस्तों इसका 90 डिग्री घूम रहा है। तो कौन सा इसका आकृति होगा, आकृति कौन सा होगा, अगला आकृति कौन सा होगा। तो अगला आकृति जो है इसका कौन सा होगा, अगला आकृति जो है दोस्तों इसका 1 नंबर होगा, ए वाली आकृति होगा अगला। ठीक है, ऑप्शन इसका 1 सही है। चलिए आगे देखिए, अगला कह रहा है 68, क्या आ रहा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। AGC DEF CIU किससे संबंधित है, CIU किससे संबंधित है। देखिए AGC को DEF D कैसे लिखा गया, तो A पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, 7वां स्थान, जो कैसे लिखा गया, 4 लिखा गया, 6 लिखा गया और 4 है, यानी कि इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 कर दिया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे 3 है तो 3 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 9 से यहाँ पे I के 9 होता है, तो 9 3 12, 12 का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो L कौन है, तो FL। इसमें 3 माइनस करेंगे तो R होगा, यानी कि ऑप्शन इसका 3 सही है दोस्तों। कौन सही है, ऑप्शन का 3 सही है। चलिए 69 देखिए, 69 क्या रहा है, 69 है दोस्तों, 69 है, कह रहा है कि कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं, कुछ बंदूकें, यहाँ पे एक बंदूक है, क्या है, बंदूक दे रखा है, यहाँ पे मकड़ी दे रखा है, तो कह रहा है कुछ बंदूकें जो है से मकड़ियां हैं, कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं। फिर कह रहा है कुछ मकड़ियां किसान है, कुछ मकड़ियां जो है से किसान है। ठीक है, कह रहा है कुछ बंदूकें किसान है, कुछ बंदूकें किसान है, गलत बात है, यहाँ से बंदूक और किसान में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ किसाने बंदूकें, कुछ किसाने बंदूकें, ये भी कथन जो है से गलत है, यानी कि जो है दोस्तों 3 नंबर है, 3 नंबर ना तो कथन 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी कि अब देखिए ये जो है दोस्तों JKL में एक शिक्षक है, क्या है, ये शिक्षक है, तो इसका ये थोड़ा सा लंबा है, आप इसका आंसर बना लीजिए, इसको सोल्व कीजिए आराम से देख करके। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है 4 नंबर सही है, एम सही है। ठीक है, अब आता है जनरल इंग्लिश के बाद आता है दोस्तों बेसिक कंप्यूटर। तो आप इसको PDF दे देंगे और यहाँ से देख लीजिए, तो आप आराम से सोल्व कीजिएगा। चलिए रहने देते हैं यहीं तक के दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैथ में थोड़ा ज़्यादा समय दे दिए, तो अगले वीडियो में देखेंगे कि एक बार में सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।